आपकी। दिल्ली में जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और देश भर के हज़ारों कर्मचारी आज अपनी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के प्रदर्शन करने के लिए यहां पर आए। हमारे साथ में तमाम लोग हैं, लोगों से बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है, कहां से आए हैं? और सर, मैं रविंदर सिंह मेरा नाम है और मैं अटेवा का जिला अध्यक्ष हूँ, गौतम बुद्ध नगर का। अच्छा। हमारे साथ काफ़ी बड़ी संख्या में गौतम बुद्ध नगर से लोग आए हैं पुरानी पेंशन के लिए। और आज इस दिल्ली की धरती जंतर मंतर पर जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, केवल पुरानी पेंशन के लिए किया जा रहा है। एक व्यवस्था थी देश में, जब हमारा देश गरीब था, जब विदेश की चक्की से आटा आता था, तब हमारे देश के लोग खाते थे उसको। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। और वहाँ आज के डेट में इस देश के अंदर लगभग 1 करोड़ एनपीएस कर्मचारी हैं और वो केवल एक ही मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन। ये जो संघर्ष किया जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपने पूर्व में भी देखा होगा, रामलीला मैदान को भरने का किसी ने काम किया है तो अटेवा एनओपीएस ने काम किया है। 10 से 15 लाख लोगों की संख्या आई थी, केवल पुरानी पेंशन के लिए आई थी। और आज इस जंतर मंतर की पावन धरती पर देश के कोने कोने से लोग आए हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग आए हैं, अलग अलग कपड़े पहनने वाले लोग आए हैं। लेकिन आपने जो है ओपीएस की आप मांग कर रहे हैं, सरकार ने न्यू पेंशन लेके आए, उसका आप लोगों ने विरोध किया, उसके बाद यूपीएस लेके आए, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? सरकार तो आपके बारे में सोच रही है। बिल्कुल सोच रही है। अगर सरकार कहती है कि हमको एनपीएस देने का उन्होंने काम किया, एनपीएस का जो हमारे जो वेतन का जो 10% कटौती होती है, सरकार ने उसको पीएफईआरडी को दे दिया। वो टोटल का टोटल पैसा शेयर मार्केट पर आधारित है। अगर शेयर मार्केट गई तो हमारा पैसा भी धड़ाम से गया। अगर फिर सरकार ने कहा, और वो सरकार उस समय बैकफुट पे आई थी जब 1 अक्टूबर 2023 रामलीला मैदान में रैली हुई थी, सरकार ने एनपीएस से यूपीएस पे आई। अगर यूपीएस अच्छी व्यवस्था होती तो आज ये आपको कार्यक्रम देखने के लिए नहीं मिलता है। हमारे वेतन का 10% की कटौती होती है और यूपीएस में सारा पैसा आप लैप्स कर जा रहे हैं। जो पैसा कटता है उसको हमको नहीं देने का एक काम कर रहे हैं। तो एनपीएस से भी बहुत ज़्यादा खराब है यूपीएस। अच्छा, बिल्कुल, एनपीएस भी डस्टबिन है और आपका यूपीएस भी डस्टबिन है। हमें हूबहू पुरानी पेंशन दीजिए। आप ये बताइए कि माननीय बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है सर। 9 बार वो पेंशन पाते हैं और 10वां वे वेतन लेते हैं। आपने देखा होगा जगदीप धनखड़ जी जब उस कुर्सी पे थे और जब वो कुर्सी से अलग हटे तो उन्होंने सीधी पेंशन की मांग करी राजस्थान सरकार से, और आज उनको 2,75,000 पेंशन वो पाते हैं। इस देश का जितना भी नेता आदमी है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, जितनी बार बनता है उतनी बार का वो पेंशन मांगता है और हमको बोझ मानते हैं। ये शिक्षक एक कर्मचारी देश की रीढ़ है और आप उसको बोझ मानने काम कर रहे हैं। सरकार जब आपके लिए इस तरह की नई योजनाएं लाती है, प्लानिंग करती है, तो आपके जो लीडर्स हैं, आपके जो यूनियंस के, उन लोगों से बातचीत नहीं करती है क्या? बिल्कुल, उन लोगों से वो बुलाती नहीं है, ये अपनी तरफ से कह देते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, आप इसको ले लीजिए। अगर आप बयान चेंज करते हो, अगर लगातार हमने ये भी कहा कि आप यूपीएस हमको दें, पहले आप लोकतंत्र में अपना आप चालू करिए, उसके बाद हमें देने का काम करिए। तो हमारा संगठन यूपीएस और नहीं एनपीएस केवल हूबहू हमें पेंशन का हमारा कार्यक्रम है। और जब तक ये पेंशन इस भारतवर्ष में बहाल नहीं होगी तब तक हमारा कारोबार चलता रहेगा और हम उस दौर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। कब तक लड़ेंगे लड़ाई? जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। आप देखिए, अगर मैं 2022 की बात करूं तो 312 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस बात को जीती थी कि उनकी मैनिफेस्टो में ओपीएस थी। हिमाचल में हमने कर्मचारियों को हराने का काम किया, राजस्थान में कर्मचारियों को, कर्नाटक ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, कर्मचारी बैलेट पेपर से अपना मतदान करता है, वो वोट की चोट देता है सरकार को और हम उस सरकार का स्वागत करते हैं जो सरकार हमारी पेंशन का स्वागत करती है। लेकिन वो तो अपने विकास का जो आकलन है वो चुनाव से ही करते हैं। बिहार में भी देखो सरकार बन गई तो कहते हैं कि अच्छा सर, ये बिहार का परिणाम है, ये तो सर बिहार का परिणाम है, ये आप भी देखते हो और मैं भी देखता हूँ। मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ये उसका परिणाम आप भी देखते हो और मैं भी देखता हूँ। आप जैसे लोगों ने जो वहाँ का विपक्ष किया उनको सत्ता में आने का पूरा दिया था। सोशल मीडिया ने
यूट्यूबरों ने, सब ने पूरा प्रयास किया, इनकी सरकार आ रही है। क्योंकि आज आप ये देखिए कि इस लोकतंत्र के देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन वो कहते हैं कि ये थोड़े से लोग हैं जो सरकार का विरोध करते हैं, वरना देश में जो है सब लोग खुश हैं और सबका विकास हो रहा है। ऐसा सरकार की मंशा है। हाँ, ऐसी सरकार की मंशा है। अभी आप ये देखिए कि आने वाले समय में, मैं इसी सरकार की बात कर रहा हूँ, अब ये निजीकरण की बात करें, निजीकरण लगातार व्यापक होता चला जा रहा है। शिक्षा की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारा देश विकसित तब कहलाया जाएगा जिस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होंगी। आप हमारे देश की शिक्षा बड़ी चरमरा गई है। तमाम साधु संत, सरकार, मुख्यमंत्री, नेता कह रहे हिंदुओं खतरे में, सामने बचा कोई खतरे में नहीं है। देश ये देश 2000 पहले से भी है, 2014 से पहले भी देश था। ये केवल गुमराह करने की बात नहीं है। इस देश में हिंदू भी रहते हैं, इस देश में मुस्लिम भी रहते हैं, इस देश में सिख भी रहते हैं और इस देश में जैन भी रहते हैं। इससे सुंदर देश नहीं है। सब एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। अगर मुस्लिम की बात करूं तो क्या उनका आज़ादी की लड़ाई में क्या उनका योगदान नहीं था? ये केवल गुमराह करने वाली बात है और कहीं कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। आपके मुद्दे सरकार के लिए या देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके लिए चर्चा का विषय क्यों नहीं बनते हैं? फिर देखिए सर, हम लगातार प्रयास करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी मीडिया से भी कहते हैं, हमने उनसे भी कहा, एक दिन चित्रा त्रिपाठी से भी हमने कहा कि भी आप हमारे मुद्दे की बात नहीं करती हैं, आप हमारे मुद्दे की बात करिए। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो बात करते हैं, रवीश कुमार जी बात करते हैं, राजीव रंजन जी भी, उन्होंने भी कहा। मेरा सवाल यही है कि सरकार या मीडिया आपके इतने गंभीर मुद्दे को इतना हल्के में क्यों लेती है? क्या मंशा लगती सरकारी कर्मचारी मीडिया है वो गवर्नमेंट के हिसाब से बात क्योंकि वो, अच्छा मैं बताऊं, वो सरकारी के हिसाब से लेती है कि कुछ इनकी संख्या, जैसे आपने कहा इनकी संख्या कम है इस देश के अंदर। एनपीएसओ की अगर संख्या बताएं ना सर, 1 करोड़ से ज़्यादा की संख्या है, 1 करोड़ से ज़्यादा की संख्या है। आज यहाँ कितने लोग आए हैं? आज आप देख लीजिए कि लाखों की संख्या में लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात, बॉर्डर पे रोक लिया गया। और उत्तर प्रदेश के, मैं बताऊं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक होम अरेस्टिंग कर दिया पुलिस ने, उनको घर से निकलने नहीं दिया है उनको। अब देखिए, आप दिल्ली में आए हैं इतने परेशान होते हुए, मोदी जी अयोध्या गए हैं झंडा फहराने के लिए। बिल्कुल सर। अजय, मेरे जनपद गौतम बुद्ध नगर से 22 बस हैं, एक बस आई है, बाकी 21 बसों को रोक दिया गया है। आप लगाइए कि 21 बस मेरे जनपद में रोक दी गई हैं। काफ़ी सारे साथी फ़ोन कर कह रहे हैं कि हमको रोक दिया गया है। तो ये मतलब ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो फिर क्या है? सरकार के लिए कैपेसिटी नहीं है ना, इतने जितने लोग आप आ गए यहाँ देखिए। वो बात बिल्कुल ठीक है, बट हम तो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को ये दिखाने आए हैं कि जो हमारी बात है, जो ये ओपीएस की गूंज है, ये सदन में भी गूंजनी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी गूंजनी चाहिए। और ये देश के मुख्यमंत्री, जो अन्य स्टेटों के मुख्यमंत्री, उनके कानों में जाइए कि कर्मचारी आपकी पेंशन की मांग कर रहा है। और सर एक चीज़ देखिए, कर्मचारियों ने हर विधानसभा चुनाव में, हर लोकसभा चुनाव में अपना जो मुद्दा ओपीएस को, उसको जिताने का काम किया। जैसे वाराणसी सीट से माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देखिए बैलेट पेपर से वो चुनाव हारे हैं। वो कर्मचारी ने उनको नेगलेक्ट किया है कि हम आपको पसंद नहीं करते हैं और हमें केवल ओपीएस दीजिए। और सर हम बड़े खुले मन से कह रहे हैं आज कि अगर ये सरकार ओपीएस देती है तो आज वो ग्राउंड चिल्ड्रंस देश के अंदर ग्राउंड बनने का काम करेंगे, उनको स्वागत करेंगे। बस हमें पेंशन दे दीजिए। थैंक यू।